हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। आज ये 8th की बुक का तीसरा लेसन पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास 6 मैंने कंप्लीट करवा दी है हिस्ट्री। क्लास 7th की भी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है। क्लास 8th की बुक के 2 लेसन भी पढ़ गए हैं। आज ये तीसरा लेसन है तो इसको आज कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं जियोग्राफी भी कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ क्लास 6 to 8 और एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं और अब मैं एसएसटी की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि प्रैक्टिस में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और सबकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। हिस्ट्री की प्ले लिस्ट बनी हुई है, जियोग्राफी की प्ले लिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्ले लिस्ट बनी हुई है और अब मैं एसएसटी की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा लेसन है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाया गया उसके बारे में आज जानेंगे। तो लिखा है कंपनी दीवान बन गई। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। सन याद रखना है, 12 अगस्त 1765 की बात है और मुगल बादशाह ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। तो संभावना तो ये है कि ये जो घटना है कुछ लोगों के बीच में घटी हुई होगी, लेकिन ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें एक भव्य समारोह दिखाया गया है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। आगे लिखा है यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। तो यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया था जिसने रॉबर्ट क्लाइव की कई यादगार घटनाओं को भी चित्रित किया था। तो उसी चित्रकार के द्वारा इस चित्र को भी बनाया गया है। और बंगाल की दीवानी कंपनी के हाथ लगना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी घटना थी। आगे लिखा है दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। क्योंकि कंपनी जो थी व्यापारिक कंपनी थी तो उसे इस बातों का भी ख्याल रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके और बेच भी सके। आगे लिखा है समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना है जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। तो कंपनी ये सोच रही थी कि उसे आगे तो बढ़ना है लेकिन बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि गांव में जो लोग शासन चला चुके थे उनको भी शांत रखना है उन्हें, और जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था ऐसे लोगों को भी शांत रखना है कंपनी को। और जो लोग सत्ता में रह चुके हैं तो उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था, ऐसा कंपनी मानती थी। आगे लिखा है यह काम कैसे हो इस अध्याय में देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाई,
लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हीं पर इस लेसन में चर्चा होगी। इन्हीं के बारे में बताया गया है कि कंपनी ने कैसे लोगों को अपने अधिकार में लिया, कैसे उनसे अपने मन माफिक फसलों की खेती करवाई, यानी जिससे उन्हें लाभ होता था उस खेती को कंपनी ने कैसे लोगों से करवाया, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो लिखा है कंपनी की आमदनी। तो कंपनी की आमदनी क्या थी, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। यानी कि कंपनी जो है भारी भरकम लगान चाहती थी लेकिन नियमित व्यवस्था नहीं चाहती थी। तो यही लिखा हुआ है, उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया और सूती रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। यानी कि 1765 के पहले जब कंपनी दीवान नहीं थी तो उसके पहले कंपनी क्या करती थी, सोने और चांदी का आयात करती थी, यानी सोने और चांदी को ब्रिटेन से मंगवाती थी और इनसे क्या करती थी, इन सोने और चांदी के बदले सामान खरीदती थी। लेकिन अब क्या था कि अब बंगाल में इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे कि उसे निर्यात के लिए सोने और चांदी, यानी कि सोने और चांदी का अब आयात नहीं करना पड़ता था और निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। आगे लिखा है जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में 1/3 आबादी बर्बाद हो गई। दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अब आपको याद क्या रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में अकाल कब पड़ा था, तो 1770 में पड़ा था। कितने लोग मारे गए थे, तो 1 करोड़ लोग उसमें मर गए थे और 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यहाँ आप इस चित्र में बाजार की एक तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ ऊपर लिखा भी है बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अब लिखा है खेती में सुधार की जरूरत, यानी खेती में सुधार की जरूरत थी। कैसे ये सुधार किया गया, इसके बारे में लिखा है अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यानी कंपनी के जो अफसर थे उनको ये लगने लगा था कि खेती में निवेश करना जरूरी है और
खेती में सुधार लाना भी बहुत जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है 1793 में लागू हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस चित्र में आप इन्हें देख सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने, कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसीलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के फायदे में रहेंगे। यानी कि ये जो राशि उन्हें चुकानी थी, किसे, जो राजा और तालुकदार थे, उन्हें जमींदारों के रूप में मान्यता मिल गई थी और उनकी ओर से जो राशि उन्हें चुकानी थी कंपनी को, तो वह तय कर दी गई थी। यानी कि उसमें ये तय कर दिया गया था कि भविष्य में इस राशि को नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। तो अंग्रेजों को ये लगता था कि उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए जो खर्च आएगा वो भी उन्हें उससे मिलता रहेगा। और राजस्व की मांग तो बढ़ने वाली नहीं थी, तो जमींदार जो हैं बढ़ते उत्पादन के फायदे में भी रहेंगे, ऐसा अंग्रेज सोचते थे। अब इसमें समस्या आई, क्या समस्या आई, इसी के बारे में लिखा है। तो इसमें जो समस्या आई उसके बारे में लिखा है कि मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उसकी जमींदारी छीन ली जाती। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। अब जो राजस्व था वह इतना ज्यादा था कि जो जमींदार थे वही नहीं चुका पा रहे थे, तो वे जमीन में सुधार के लिए खर्चा कैसे करते जब वे राजस्व ही नहीं चुका पा रहे थे। तो इस राजस्व को चुकाने में जो विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और इसी प्रकार से बहुत सारी जो जमींदारियां थी उनकी नीलामी भी हो चुकी थी। आगे लिखा है, उन्नीसवीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी जो है राजस्व तय कर चुकी थी। जो अभी मैंने पहले बताया था कि स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, तो उन्होंने क्या किया था कंपनी ने कि अपना राजस्व तय कर लिया था। तो जब 19वीं सदी के पहले दशक में हालात बदले तो बाजार में कीमतें भी बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार भी हुआ, लेकिन कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जमींदारों की आमदनी में इससे सुधार आया। आगे लिखा है, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी।
किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है महाल। तो महाल क्या है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी, जो यह एक गांव या गांव का समूह होती थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है एक नई व्यवस्था। अब एक नई व्यवस्था बनाई गई, उसके बारे में लिखा हुआ है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। नई व्यवस्था क्यों लाना जरूरी था? क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त में राजस्व तय हो गया था तो कंपनी जो है अब उससे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी खर्चे चलाने के लिए। तो अब इसमें नई व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तो यही लिखा है, आगे लिखा है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। तो ये सब किसने कराया? हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह यानी महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय मुखिया को सौंप दिया गया। यानी पहले ये जिम्मा जमींदार का था, लेकिन जब इसमें बदलाव आया तो यह जिम्मा किसे दिया गया? मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो अब आपको याद रखना है, प्रश्न यदि पूछा जाए कि महालवारी जो बंदोबस्त है वह किसने इस व्यवस्था को लागू किया या अपनाया, तो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इस व्यवस्था को तैयार किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें बदलाव क्या आया? जो राजस्व वसूलने का जो जिम्मा था वह जमींदार की बजाय मुखिया को सौंप दिया गया। आगे लिखा है मुनरो व्यवस्था। अब मुनरो व्यवस्था क्या है? जो महालवारी बंदोबस्त है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, और जो मुनरो व्यवस्था है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, और इसका नाम भी है रैयतवारी, जिसे नाम दिया गया। तो उसके बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मुनरो व्यवस्था के बारे में। लिखा है ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। तो दक्षिण भारतीय इलाकों में जो स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाई गई उसको नाम क्या दिया गया? रैयतवारी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है, इस व्यवस्था को किसने विकसित किया? तो टॉमस मुनरो ने, इसीलिए इसे मुनरो व्यवस्था कहा गया। आगे लिखा है रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त
करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो। तो इन्होंने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था। मुनरो का यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कौन मानता था? मुनरो मानते थे कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। अब लिखा है सब कुछ ठीक नहीं था। क्या कुछ ठीक नहीं था? इसके बारे में लिखा हुआ है। लिखा है नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उसमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राजस्व इतना ज्यादा था कि किसान उसे चुका ही नहीं पा रहे थे। तो किसान गांव छोड़कर भाग गए, गांव वीरान हो गए। और जो अक्सर ये सोचते थे कि इस नई व्यवस्था से किसान संपन्न और उद्यमशील बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे लिखा है यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? तो अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरीके की एक फसल उत्पादन की एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। यानी किसान वही फसलें उगवाना चाहते थे जिससे उन्हें लाभ होता था, और ये फसलें यूरोप के लिए उगवाई जाती। तो जबरदस्ती ये फसलों को किसानों ने उगवाया है। किस तरीके से ये सब हुआ, इसी के बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा है क्या रंग का भी कोई इतिहास है? बिल्कुल है। तो इसी के बारे में समझाया गया है। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये चित्र 5 है और ये चित्र 6 है। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ये चित्र 5 में जो छापे दिखाई गए हैं ये कलमकारी के हैं, जो आंध्र प्रदेश के बुनकर हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हैं। आगे लिखा है दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। तो ये विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए हैं। आगे लिखा है दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आम तौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह तैयार किया गया?
इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो उनमें ये अनुमान लगाया गया रंग क्यों थी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नील इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। और यही प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जो वोड नामक पौधा था, तो भारत की कौन सी फसल को एक प्रतिस्पर्धी फसल के रूप में देखा गया, तो नील को देखा गया वोड के प्रतिस्पर्धी के रूप में, क्योंकि यूरोप में उस समय क्या होता था, बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। और भारत की जो नील थी यह विश्व में इसकी बहुत मांग थी, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसका इस्तेमाल कपड़े की रंगाई के लिए किया जाता है। आगे लिखा है, वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब बोर्ड के जो उत्पादक थे वो परेशान थे, क्योंकि उनकी बिक्री जो है कम होती जा रही थी। किसके कारण होती जा रही थी? नील के कारण। तो उन्होंने क्या किया, सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें ताकि बोर्ड की बिक्री हो सके। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। तो इसीलिए तो लोग नील को पसंद करते थे, क्योंकि नील से चमकदार रंग प्राप्त होता था और बोर्ड से जो रंग प्राप्त होता था वह कैसा होता था? बेजान होता था और फीका होता था। आगे लिखा है, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। यानी जो कपड़ा उत्पादक थे वो नील के रंग को पसंद करते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो आयात पर पाबंदी लगी थी उसमें ढील देने के लिए सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। अब लोग नील की खेती करने लगे थे, तो ये जगह लिखी हुई है जहां पर नील की खेती होने लगी थी। अब बागान क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। तो ये ऐसा विशाल खेत हुआ करता था जिस पर जो बागान मालिक है बहुत से लोगों को जबरन काम करवाता था। आगे लिखा है, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई।
1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, क्योंकि कपास के उत्पादन में इजाफा हुआ था और कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी थी। और उसी दौरान क्या हुआ, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील की आपूर्ति होती थी वह अनेक कारणों से बंद हो गई थी और जो नील का उत्पादन था वह आधा रह गया था। और ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था, इसी के बारे में आगे लिखा है भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। क्योंकि नील जो है वो भारत से ही प्राप्त किया जा सकता था, तो इसीलिए भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ी, इसी के बारे में लिखा हुआ है। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले सिर्फ 30% था और 1810 तक क्या हुआ, ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। क्योंकि ये अपना खुद का नील का कारोबार करना चाहते थे, तो इन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया। आगे लिखा है, भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के लिए बागान लगा लिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। आगे लिखा है, नील की खेती कैसे होती थी। अब नील की खेती कैसे होती थी उसके बारे में लिखा हुआ है। लोग नील की खेती के लिए अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे, बागान खरीद रहे थे, तो नील की खेती कैसे होती थी इसके बारे में लिखा है। तो नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये कहलाता था निज तरीका। निज खेती की समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरीके की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। यहाँ आप इस चित्र को देख लीजिए, इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। लिखा है, सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। अगस्त 1791। जनवरी स्कोदोल्स्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इस घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप
हो गई। अब यहाँ पर गुलाम के बारे में लिखा है कि गुलाम कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। तो ऐसे लोग कहलाते हैं गुलाम, यानी ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, अपने मालिक के अनुसार कार्य करते हैं। आगे लिखा है बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हलों की भी जरूरत थी। अभी निज खेती के बारे में पढ़ रहे थे कि निज खेती में समस्याएं भी आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती थी। और उस समय जब मजदूरों की आवश्यकता होती, उस समय किसान जो है अपनी खेती में व्यस्त रहते थे, और इस खेती को करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की आवश्यकता भी होती थी, और जमीन जो है नहीं मिल पा रही थी लोगों को। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती। यानी कि 1 बीघा के लिए 2 हल चाहिए थे, तो किसी के पास यदि 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना, उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते। यानी धान की खेती उसी समय होती, तो जो हल हैं वो नहीं मिल पाते, क्योंकि किसान अपने ही खेतों में कार्य कर रहे होते। आगे लिखा है 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब बीघा क्या है? तो बीघा जो है जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। तो निज खेती के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है रैयतों की जमीन पर नील की खेती, यानी नील की खेती के 2 तरीके थे, एक निज और एक रैयत। निज के बारे में पढ़ लिया। रैयतों की जमीन पर नील की खेती कैसे होती थी उसके बारे में लिखा है। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकार के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। तो ये तो रैयत जो प्रकार था नील की खेती का, उसके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ लिखा है कि 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधों की कटाई अधिक। और यहाँ इस चित्र को देख लीजिए। इस चित्र में इसमें दिखाया गया है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर, यानी कि खेतों से ये फैक्ट्री में ले जाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नील का उत्पादन कैसे होता था, एक चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये किण्वन हौद है, ये बीटर वाट है, और नीचे लिखा भी है कि नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना। विलियम सिम्पसन का चित्र 1863। तो ये 1863 का चित्र है। नील के खेतों के पास ही नील का कारखाना था। आगे लिखा हुआ है नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैटस यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम होता था।
नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता। जो अभी आपको दिखाया था किण्वन हौद, ये आप देख सकते हैं, ये होते थे किण्वन हौद। आगे लिखा है, जब पौधे किण्वित हो जाते तो द्रव में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता और द्रव को एक और हौद में छान दिया जाता। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। तो नीचे इसीलिए बनाया जाता था ताकि उस पहले वाले हौद से उस हौद में जो द्रव है उसको आसानी से छाना जा सके। आगे लिखा है, दूसरे हौद यानी बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल आता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था। बिक्री के लिए नील तैयार। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ पर आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थीं और हौद में घोल हिलाने वाला यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। ये तो पढ़ लिया कि नील कैसे बनाई जाती थी। अब जो वहाँ पर रैयत जो व्यवस्था थी, रैयत जो नील का खेती करने का प्रकार था, उसके आगे लिखा हुआ है जो उसमें कर्ज दिया जाता था। तो जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो रैयत में क्या करते थे, जो बागान मालिक थे, कर्जा देकर लोगों को आकर्षित करते थे और कहते थे कि उन्हें अपनी जमीन के 25% भाग पर नील की खेती करनी होगी। तो शुरुआत में तो किसान इन कर्जों से आकर्षित हुए, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था बहुत कठोर है। यानी कि जो कर्ज था वो किसान का कभी समाप्त ही नहीं हो रहा था। और बागान मालिक क्या चाहते थे कि जो किसान हैं सबसे बढ़िया खेतों पर नील की खेती करें ताकि उसका उत्पादन ज़्यादा हो। लेकिन नील का जो पौधा है जमीन में बहुत गहराई तक जाता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी उससे नष्ट हो जाती है। तो नील की जब कटाई हो जाती तो उसके बाद उस खेत पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो ये था रैयत। अब लिखा है नील विद्रोह और उसके बाद, यानी नील विद्रोह हुआ और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में लिखा है। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता यानी एजेंटों की पिटाई की गई।
रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों यानी लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो इस तरीके से नील विद्रोह हुआ, क्योंकि जो कि रैयत थे वो कर्ज में डूबते जा रहे थे और उनकी जो नील के बाद जो फसल उन्हें उगानी होती वो भी नहीं खेत में उग रही थी। तो इसीलिए यह विद्रोह हुआ और रैयतों ने क्या किया कि नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। आगे लिखा है, नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसल ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो एक आयोग का गठन किया गया, तो उसमें बागान मालिक दोषी पाए गए। तो फिर आयोग ने क्या कहा रैयतों से कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें और आगे वे चाहे तो ही नील की खेती करें, अन्यथा इसे ना करें। आगे लिखा है, इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये आपको याद रखना है, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, तो इसे आपको याद रखना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन में कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं एसएसटी की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उसमें लिए हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो अवश्य देखिए। लगभग 11 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं और एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, तो आप लोग वो सभी वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।